नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर, जैसा कि आप जानते होंगे। और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं सॉइल साइंस की, जब सॉइल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसी में से एक टॉपिक है आपका सॉइल फार्मिंग प्रोसेस का, यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आपका कैल्सिफिकेशन हो गया, पोर्जुलाइजेशन हो गया, ग्लाइजेशन हो गया, आपका सेलिनाइजेशन है, ठीक है, मेलिनाइजेशन है। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लेकिन बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है, या बहुत लोग को पता भी नहीं होगा कि ग्लाइजेशन में क्या होता है, पोर्जुलाइजेशन में क्या होता है, उससे कैसी सॉइल बनती है, कैसी मृदा बनेगी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा। वीडियो में कोई आपको सुझाव या कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और तमाम सीयूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में हम लोग पहले ये समझते हैं कि जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर घटनाएं क्या होती हैं। 4 प्रकार की घटनाएं होती हैं मुख्यतः। वो घटनाएं क्या हैं? पहले तो इसमें होता है कि कुछ जुड़ता है, ठीक है, कुछ जुड़ेगा, जुड़ने की वजह से कुछ उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद सॉइल का निर्माण हो। दूसरा है कि कुछ इसमें घट सकता है, लॉस हो सकता है। घटाव यानी कि जोड़ना, घटना, ठीक है, कुछ घट गया, ठीक है, सॉइल के अंदर कुछ टूट गया, टूटने के बाद कुछ घट गया उसके अंदर से, उसके बाद सॉइल के अंदर चेंज हो गया, उसके बाद सॉइल का निर्माण हो रहा है। तीसरा है स्थानांतरण, जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया है, ट्रांसलोकेशन इसको कर लीजिएगा, ट्रांसलो, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। मतलब कि जो सॉइल है वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह चेंज हुआ, ट्रांसफ़र हुई, या कह सकते हैं वो मूव करके गया, उसके बाद वो टूटा, उसके अंदर कुछ केमिकल फिजिकल चेंजेस हुए, उसके बाद सॉइल का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें, या तो ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिसको रूपांतरण बोलते हैं देखे होंगे ना जिम में, 3 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, 2 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन, 1 साल का इस हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि जो उसका कायाकल्प है वो चेंज हो जाता है, मोटा से पतला हो जाएगा। ठीक है, तो सॉइल के अंदर क्या होगा? सॉइल के अंदर मान लीजिए कुछ कलर है वो चेंजेस हो गए, पहले नॉर्मल कलर थी, लाइट कलर था, अब डार्क कलर हो गया, उसकी वजह से चेंजेस हो गए। तो वो जो सारी घटनाएं आप देख पा रहे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो प्रक्रियाएं उनके अंदर होती हैं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला आपका प्रोसेस है एलुविएशन। ठीक है, एलुविएशन आप जानते होंगे। एलुविएशन कहाँ पे होता है? एलुविएशन होता है आपका ए होराइजन, मुख्यतः बात करें ई होराइजन में, लेकिन ई होराइजन भी आपका ए होराइजन का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे केवल हम प्रोसेस की बात करेंगे, ये ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ई होराइजन, ये है आपका ई होराइजन। ठीक है, और ई होराइजन किसका पार्ट है? ई होराइजन आपका पार्ट है ए होराइजन का। तो ए होराइजन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन आपका ई होराइजन है। ठीक है, ये आपका ई होराइजन है, यहाँ तक देख पा रहे होंगे, मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। ये वाला पोर्शन आपका ई होराइजन है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? ए होराइजन है। तो ए होराइजन का ही पार्ट होता है ई होराइजन। तो ई होराइजन में क्या होता है कि जो साल्ट्स मौजूद रहते हैं, खास तौर से आपके जैसे कि सिलिका मौजूद रहता है, आयरन मौजूद रहता है एंड एल्युमिनियम मौजूद रहता है। ये क्या होता है? जब लीचिंग होता है, जब पानी ऊपर से आता है तो पानी अपने साथ साल्ट भी लेकर नीचे जाने लगता है। तो जब साल्ट अपने साथ नीचे लेकर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? सिलिका को छोड़ देता है, आयरन एल्युमिनियम को लेकर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो यहाँ पे आपका सिलिका मौजूद था, आयरन मौजूद था एंड एल्युमिनियम मौजूद था, तो ये आयरन एल्युमिनियम क्या होते हैं? ये आपके नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे बी होराइजन में। तो पानी के साथ ये जो साल्ट्स का लीच आउट होना, नीचे की तरफ जाना, ये कहलाता है एलुविएशन। ठीक है, नॉट इलुविएशन, एलुविएशन। ई से है ना, एलुविएशन, यानी कि जो साल्ट्स हैं ई होराइजन से पानी के साथ लीच आउट होके उनके साथ मिल के
नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं और ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं एलुविएशन, यानी कि साल्ट्स का नीचे लोअर लेयर में चले जाना एलुविएशन कहलाता है। और यहाँ पे साल्ट्स जो जाते हैं कौन से होते हैं, आयरन एंड एल्युमिनियम होते हैं, ठीक है। सिलिका यहाँ पे बच जाता है, जिसके वजह से ये जो कलर आप देख रहे होंगे इस होराइजन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाइट कलर होगा, ठीक है। और जहाँ पे साल्ट इकट्ठा होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके साल्ट इकट्ठा हो रहे हैं आगे, तो ये जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है। और ये जो कलर आपका होगा ई होराइजन का, वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाइट कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच जाता है क्या, सिलिका, केवल सिलिका। और इधर आपका क्या आ जाता है, आयरन एंड एल्युमिनियम। ऊपर से नीचे की तरफ आयरन एल्युमिनियम आके यहाँ पे इकट्ठा होगा। तो सिलिका जो है आपका सॉइल में जनरली कोई कलर नहीं देता है, ये जनरली सॉइल जहाँ भी मौजूद होगा सॉइल लाइट कलर की होगी, तो ये होराइजन लाइट कलर हो जाता है। और उसके बाद जहाँ पे ये इकट्ठा होंगे आयरन एंड एल्युमिनियम, जिसको हम सिस्की ऑक्साइड भी बोल देते हैं, तो जहाँ पे ये इकट्ठा होंगे वहाँ पे वो सॉइल को आयरन हमेशा रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो लेयर हो जाएगी नीचे वाली वो रेड कलर की हो जाती है, यानी कि बी होराइजन, ठीक है। तो वो एलुविएशन हो गया। ई होराइजन से साल्ट्स का मूव होके नीचे आना आपका क्या कहलाता है, एलुविएशन। और जब ये साल्ट नीचे आकर बी होराइजन में इकट्ठा होगा, तो जो इकट्ठा होने का जो प्रोसेस है ना, जब साल्ट्स एक जगह एक्युमुलेट होते हैं, रुकते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलुविएशन, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इलुविएशन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आना एलुविएशन, और नीचे में आके इकट्ठा होना वो प्रोसेस कहलाता है इलुविएशन, ठीक है। अब इसको याद कैसे रहेंगे, याद जैसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर में ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो ऐसे याद कर लेंगे कि एलुविएशन जो होगा पहले होगा, इलुविएशन बाद में होगा। या तो यूँ याद कर सकते हैं कि ई से होता है एग्जिट, ठीक है। तो एग्जिट का मतलब हो गया जहाँ से साल्ट एग्जिट करेंगे, निकलेंगे, वो प्रोसेस कहलाएगा एलुविएशन, और जहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इलुविएशन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आयरन एंड एल्युमिनियम इकट्ठा होते हैं जो कि सॉइल को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से ये जो बी होराइजन है वो इलुविएशन के दौरान आपका डार्क कलर का हो जाता है, ठीक है। ये आपका दोनों प्रोसेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इलुविएशन लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ये आपका लाइट कलर का हो गया। कैसा कलर हो गया, ये आपका लाइट कलर हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट कलर हो गया, मूव आउट होकर गया है। और इलुविएशन लेयर जहाँ पे आयरन एल्युमिनियम इकट्ठा होंगे, ये आपका कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। ये बी होराइजन में होता है, ये ई होराइजन में होगा, ये बी होराइजन में होगा। और ई होराइजन किसका पार्ट है, ए होराइजन का ही पार्ट है, ओके। तो ये आपका दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए, एलुविएशन और इलुविएशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेलिनाइजेशन। मेलिनाइजेशन आपका एक प्रोसेस है जो कि होता कहाँ पे है, ये होता है आपका एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन का मतलब क्या है, जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। वहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी अपर लेयर है, अपर होराइजन है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होना शुरू होता है। और ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो जनरली क्या करता है, सॉइल कैसी होती है, डार्क कलर की होती है। तो जो सॉइल आपका डार्क कलर हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर से एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, उसी को हम लोग बोलते हैं मेलिनाइजेशन। तो देख रहे हैं नॉर्मल सॉइल है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया है, तो ये आपका कहलाएगा, ये आपका मेलिनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया है, तो ये आपका मेलिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। ये मेलिनाइजेशन यही होता है कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होने से, एक्युमुलेट होने की जो सॉइल का कलर चेंज हो जाता है, जो डार्क हो जाती है सॉइल, वही मेलिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लाइजेशन। अब देखिए ग्लाइजेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा अच्छे समझना पड़ेगा। पहले तो ये जो ग्लाइजेशन है ये एक रशियन वर्ड से मिलकर बना है जिसको बोलते हैं ग्लाई। ये ग्लाई वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, रशियन वर्ड है, ठीक है। रशियन ओरिजिन से ये निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ब्लू ग्रे और या ग्रीन क्ले, मतलब कि ब्लू ग्रे ग्रीन क्ले इसका मतलब होता है। अब ये डेफिनेशन लिखा है कि ग्लाइजेशन होता क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ग्लाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए ग्लाइजेशन में क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हाँ एक चीज़ और ध्यान लीजिएगा, उससे पहले ये कि ये कहाँ कहाँ पे होता है, कंडीशंस फॉर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंडीशंस फॉर ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन के होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ग्लाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले कंडीशन है आपका फर्स्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट,
ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ पे तो आ ही नहीं पा रहा, मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कंडीशंस फॉर ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि इसको फेवर करती हैं, बढ़ाती हैं, जहाँ पे ये आपको ग्लाइजेशन देखने को मिलता है। तो पहला है आपका, वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन सा कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ह्यूमिड इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपकी बारिश भी अच्छी खासी होगी और गर्मी भी बहुत अच्छा पड़ेगा, उसको बोलते हैं, जो यानी कि गर्म और आर्द्र। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र, ठीक है। और ट्रॉपिकल का मतलब होता है हिंदी में उष्ण, ये होता है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु में आपको देखने को मिले। दूसरा है पीट सॉइल, जहाँ पे पीट सॉइल मौजूद होगी, पीट सॉइल यानी कि पीट वाली मृदा वहाँ पे होगा। और तो पीट सॉइल होती क्या है, पीट सॉइल यानी कि जिसके अंदर मोर देन 90% क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है। ओएम का मतलब हो गया ऑर्गेनिक मैटर, तो मोर देन 90% ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। और साथ ही साथ जिसका पीएच जो है आपका वो क्या है, लेस देन 4.5 है। ऐसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी सॉइल को हम लोग पीट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके के सॉइल जनरली आपकी जिनका पीएच 4.5 से कम होता है वो हमारे कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो पीट सॉइल ये होती है जिसके अंदर मोर देन 90% ऑर्गेनिक मैटर होता है। तीसरी जो इसकी कंडीशन है जहाँ पे ग्लाइजेशन देखने को मिलता है या देखने को मिल सकता है, वो है आपका वाटर लॉक कंडीशन, ठीक है। कौन सा, वाटर लॉक्ड कंडीशन। वाटर लॉक्ड कंडीशन का मतलब क्या होगा, जल भराव की स्थिति, जहाँ पे आपको जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, पानी लगा रहता है, ये कंडीशन है जो कि जहाँ पे आपको ग्लाइजेशन देखने को मिल सकता है। ये प्रोसेस आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब ग्लाइजेशन में होता क्या है, देखिए ये समझते हैं, ठीक। तो ये 3 कंडीशन हो गई। देखिए आमतौर पे अगर हम देखेंगे तो जो लोअर होराइजन होता है या लोअर लेयर होता है, ठीक है, ये आपकी अपर लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई, ये आपकी अपर लेयर हो गई, ये अपर लेयर है और ये आपकी लोअर लेयर है। यहाँ से आपकी लोअर लेयर शुरू हो जा रही है, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो अपर लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोअर लेयर्स की, जहाँ पे लोअर लेयर है और लोअर लेयर्स में पानी नहीं भरा है, ठीक है। जिन कंडीशन में, जिन एरिया में लोअर लेयर में पानी नहीं भरा रहता है, तो वहाँ पे आमतौर पे क्या मौजूद होता है, आयरन सल्फेट मौजूद होता है। क्या, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट मौजूद रहता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लोअर लेयर्स में पानी भर जाता है तो वहाँ पे जो आयरन सल्फेट है ना, आयरन सल्फेट में जिससे जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक। और ये बना लेता है क्या, उस समय बना लेता है FeS2, FeS2 जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आपका आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड कह लीजिए या फेरस सल्फाइड कह लीजिए, ये बन जाता है, ठीक है, ये आयरन सल्फाइड बन जाता है। यानी कि ड्राई कंडीशन जब रहता है, मतलब लोअर लेयर में पानी नहीं भरा है, तब क्या होता है, आयरन सल्फेट मौजूद रहता है लोअर्स लेयर में। लेकिन जब पानी आ जाता है लोअर्स लेयर में, तो वहाँ पे जो आयरन सल्फेट मौजूद रहता है उससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और वो क्या बना लेता है, आयरन पाइराइट बना लेता है, या आयरन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। और ये जो आयरन सल्फाइड है यानी कि जो FeS2 बना है, ये FeS2 क्या करेगा, ये जो FeS2 है आपका यहाँ पे, ये आपको ग्रे कलर का होता है। तो जब सॉइल के अंदर मौजूद होगा तो वो ग्रे कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका ग्रे कलर का देखने को मिलेगा, तो सॉइल के अंदर ग्रे कलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो पानी इसके लोअर लेयर में भरा हुआ है, ये अगर लंबे समय तक बना रह जाता है ना सॉइल के अंदर, आयरन पाइराइट्स बना, आयरन पाइराइट्स बनने के बाद भी क्या है, पानी इस लेयर में बहुत लंबे समय तक मौजूद रहता है, तो वो क्या करता है, फिर वो जो लेयर है, लेयर का कलर जो है ना ग्रीनिश ब्लूइश कलर हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा होगा, ये, ठीक है, ये आप जो कलर देख पा रहे हैं ना, ग्रीनिश ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे देख पा रही है ग्रीनिश कलर देखने को मिल रहा है, ग्रीनिश ग्रेइश कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपके कलर हैं, ठीक। तो ये तब होता है जबकि पानी लंबे समय तक आपका फील्ड में बना रहता है, लोअर लेयर में बना रहता है, ठीक।
ठीक है। तो ये आपका ग्रीनिश ब्लूइश कलर के लेयर्स बन जाती हैं और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्लाई लेयर। क्या बोलेंगे? ग्लाई लेयर बोलते हैं। और ग्लाई लेयर का बनना ही क्या कहलाता है? आपका ग्लाइजेशन कहलाता है। ओके, तो ये आपका ग्लाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं वो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो आपकी लेयर है, ठीक है, कहाँ पे होती है, ग्लाइजेशन किस लेयर में होता है? तो वो आपका बी होराइजन में होता है, ध्यान रखिएगा, बी होराइजन में होता है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? जो मैंने 3 कंडीशन बताई यहाँ पे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इनमें से कौन सा होगा? तो आप अगर ध्यान दिए होंगे, सुने होंगे ध्यान से बात, तो मैंने ये बताया कि पानी लंबे समय तक बना रहता है, तो ये क्या होता है कि आपका ग्लाई लेयर बनता है, यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? वाटर लॉक कंडीशन। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है आपका? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कौन सा है? यही है। ठीक है, वाटर लॉक कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ग्लाइजेशन के लिए। ठीक, इसके अलावा हम बात करें कि इससे जो सॉइल बनेगी वो सॉइल कैसी होगी? एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, कैसी होगी? तो इससे जो सॉइल बनेगी वो हमेशा एसिडिक होगी। ठीक है, कैसी सॉइल बनती है इससे? एसिडिक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल इससे एसिडिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौजूद है आपका आयरन। ठीक है, और 3 चीज़ हैं जो आपके हमेशा सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, वो क्या क्या हैं? देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम और आपका हाइड्रोजन, एल्युमिनियम और आयरन, ये तीनों क्या होते हैं? जहाँ भी मौजूद रहेंगे सॉइल को कैसा बनाएंगे? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक सॉइल को बनाएंगे, ये एसिडिक सॉइल के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जहाँ भी जिस भी सॉइल के अंदर या हाइड्रोजन मौजूद है, एल्युमिनियम मौजूद है, आयरन मौजूद है, ये हमेशा सॉइल को एसिडिक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मौजूद क्या है? आयरन मौजूद था, तो आयरन क्या करेगा? एसिडिक सॉइल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्लाइजेशन प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये ग्लाइजेशन होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कैल्सिफिकेशन की। कैल्सिफिकेशन आपका प्रोसेस क्या है? तो कैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस होता है ना, देखिए आमतौर पे इसका जो हम प्रोसेस की बात करें, ये भी आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन में ही होता है। कहाँ पे? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन मतलब कि जहाँ पे आपकी बारिश कम होता है, सेमी एरिड रीजन में होता है। और यहाँ पे होता क्या है? देखिए, बी होराइजन में जब कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ये आमतौर पे ये नॉर्मल डेफिनेशन है कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन बी होराइजन इज नोन एट कैल्सिफिकेशन। ये आपका डेफिनेशन है। लेकिन ये होता क्यों वो समझते हैं। देखिए, इस होता क्यों है कि जब बारिश होती है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ए होराइजन है, ये उसके नीचे वाले लेयर्स हैं। यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये होगा। मैं इसको वाइट से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है। जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन होता है, वहाँ पे क्या होती है? बारिश देखेंगे कि आपको बहुत कम समय के लिए होती है। मानसून काल वहाँ पे कम समय के लिए होता है। तो जब मानसून कम होता है, तो जब मानसून शुरू होता है, वहाँ पे बारिश जब होती है, तो ए होराइजन में जो साल्ट्स मौजूद रहते हैं वो क्या होते हैं? बारिश के पानी के साथ नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं तो लोअर्स लेयर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, मानसून खत्म हो जाता है, तो एरिड रीजन में क्या होता है कि जितने तेज़ी से बारिश होती है उतनी तेज़ी से पानी सूखने भी लगता है। तो जैसे जैसे पानी सूखने लगेगा, तो पानी का नेचर क्या होता है कि वो ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। हमेशा क्या होता है, पानी जिधर ज़्यादा होगा और जिधर कम होगा तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो जब ये ऊपर का लेयर सूखने लगती है, जब आपका बरसात खत्म होने के बाद, तो क्या होता है, नीचे का जो पानी है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊपर पानी कम है तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो जब वो पानी ऊपर जाता है ना, तो अपने साथ ये जो आप देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो इसके साथ आए रहते हैं वो आपके नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो वो बी होराइजन में इकट्ठे के इकट्ठे रह जाते हैं। तो बी होराइजन में जब कैल्शियम कार्बोनेट जो इकट्ठा हुआ था, वो जब ऊपर पानी जाता है तो उसके साथ जा ही नहीं पाता है। तो वो जो एक्यूमुलेशन होता है उसी को हम बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो एरिड एंड सब एरिड रीजन्स में आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बी होराइजन में इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका
ये कैल्शियम देखने को मिल रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा कैल्शियम कार्बोनेट है वाइट कलर का, तो ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट एक प्रोसेस हो जाता है डी कैल्सिफिकेशन। क्या होता है, तो डी कैल्सिफिकेशन भी सुन लीजिए। ठीक है, डी कैल्सिफिकेशन कहाँ पे होता है, हाँ ये ध्यान देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से जो सॉइल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे जो इससे सॉइल बनती है कैसी बनती है, वो सॉइल हमेशा कैसी होगी, बेसिक होगी, बेसिक सॉइल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा कैल्सिफिकेशन से। लेकिन जो डी कैल्सिफिकेशन है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा ह्यूमिड रीजन में। ठीक है, और डी कैल्सिफिकेशन होता क्या है, ह्यूमिड रीजन में होगा। और डी कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो गया है वो वॉश आउट होके पानी के साथ बह के लोअर लेयर में चला जाना। ठीक है, इकट्ठा होना तो कैल्सिफिकेशन हो गया, और इकट्ठा नहीं होगा तो वो आपका क्या, डी कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है कि वॉशिंग आउट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम बी होराइजन इज नोन एज डी कैल्सिफिकेशन। और अब कहाँ पे ये इकट्ठा नहीं होगा, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगी। और पानी कहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, ह्यूमिड कंडीशन में, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे मिलेगा। और इससे जो सॉइल डेवलप होगी वो कैसी होगी, एसिडिक हो जाएगी। तो डी कैल्सिफिकेशन से एसिडिक सॉइल निर्माण होता है और कैल्सिफिकेशन से बेसिक सॉइल। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं पोर्टजोलाइजेशन की। तो पोर्टजोलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, पोर्टजोलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली पोर्टजोल सॉइल का जो निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टजोलाइजेशन। लेकिन पोर्टजोल सॉइल की होती है, पोर्टजोल सॉइल को समझने के लिए आप समझिएगा, जहाँ पे कोनिफर वेजिटेशन होता है ना, कोनिफर वेजिटेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं कोनिफर, ये कोनिफर वेजिटेशन जहाँ पे होता है, यानी कि हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके कोनिफर वेजिटेशन, कोनिफर वेजिटेशन होता है। ये कोनिफर वेजिटेशन होता क्या है, देखिए कोनिफर वेजिटेशन का मतलब होता है कि आप पेड़ देखे होंगे ना, कुछ इस शेप के पेड़ होते हैं, पहाड़ों में देखेंगे इस तरीके के पेड़ होते हैं, ज़्यादातर जो पेड़ होंगे आपको इसी शेप के दिखेंगे, इस तरीके के पेड़ दिखते हैं पहाड़ों में। ठीक है, देखे होंगे पहाड़ों में ऐसे ही पेड़ देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरली कोनिफर वेजिटेशन। ठीक है, तो ये जो कोनिफर वेजिटेशन होता है इसकी खासियत क्या होती है, कोनिफर वेजिटेशन जहाँ मौजूद होता है इसका जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है ना, न्यूट्रिएंट स्टेटस की बात करेंगे, ये क्या हो गया, इसका जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो बहुत कम होता है, लो होता है। ठीक है, इसके अलावा, अरे बहुत घुस गया क्या इसमें, ठीक है, तो कोनिफर वेजिटेशन में न्यूट्रिएंट स्टेटस उसका लो होता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो होता है फिनोलिन्स और लिग्निन मौजूद होते हैं, फिनोलिक्स एंड लिग्निन ये मौजूद होता है। ये काम क्या करते हैं देखिए, ठीक है, इसको मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ, हाँ यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो फिनोलिक्स और लिग्निन होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली आपके सॉइल के अंदर, मैंने क्या बताया, फिनोलिक्स एंड लिग्निन। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि न्यूट्रिएंट स्टेटस इनका कम होता है, लो होता है कोनिफर वेजिटेशन का, और इनके अंदर फिनोलिक्स और लिग्निन मौजूद होते हैं। ये जो क्या करते हैं, जो प्रोसेस है बैक्टीरिया का, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, उसको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मौजूद होता है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता, यानी कि वो पार्शियली डिकम्पोज होता है। ठीक है, अब आप खुद ही समझिए ना कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है और वहाँ पे बैक्टीरिया का जो प्रोसेस है, उसको डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस है, जिस प्रकार से वो डिकम्पोज करते हैं वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जाहिर सी बात है पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया ही नहीं है वहाँ पे, और वो जो बैक्टीरिया हैं वो काम बहुत सही से नहीं कर पा रहे हैं।
तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी मौजूद होगा वो तो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये फिनोलिक्स लिग्निन इनका काम ये होता है कि ये आपके बैक्टीरिया के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर डेवलप नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर जब डेवलप नहीं होगा तो ऑर्गेनिक मैटर तो वहाँ पे इकट्ठा होने का तो काम चल ही रहा है, लेकिन डिकम्पोज उस रेट से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉनिफर वेजिटेशन में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा बहुत ज़्यादा, वो क्या करेगा, पीएच को लो कर देते हैं। सॉइल का जो पीएच होता है उसको लो कर देंगे, और पीएच जब लो हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो सॉइल हो जाएगी कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो जो कॉनिफर वेजिटेशन की जो सॉइल या जो ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे, वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और सॉइल भी एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है। तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर कॉनिफर वेजिटेशन वाला इकट्ठा होना शुरू होता है, तो वो इकट्ठा होने के बाद वुड एश कलर का हो जाता है। किस कलर का, वुड एश। वुड एश यानी कि जो लकड़ी की राख होती है ना, लकड़ी की राख कलर की हो जाती है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये आपका वुड एश कलर की देखने को मिल रही होगी आपको, ये पूरी सॉइल। ठीक है, लकड़ी की राख की तरह। और वुड एश जो सॉइल है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका पोर्टजोल। पोर्टजोल सॉइल बोलते हैं, और पोर्टजोल सॉइल का बनना ही क्या कहलाता है, पोर्टजोलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोर्टजोलाइजेशन क्या है। कॉनिफर वेजिटेशन में होता है। कॉनिफर वेजिटेशन में आपके उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस लो होता है, न्यूट्रिएंट स्टेटस लो है, उसके बाद आपका फिनोलिक्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन सही से नहीं होने देता है। और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाता तो वहाँ पे क्या होती है, सॉइल एसिडिक हो जाएगी, पीएच कम हो जाता है, और वहाँ पे जो आपका सॉइल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टजोल सॉइल, जिसका कलर वुड एश कलर का होता है। और ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पोर्टजोलाइजेशन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का मतलब क्या होता है, लेटराइजेशन आपका एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, कौन से लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, लेटराई। लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा। ठीक है, तो ये लेटराई वर्ड है, इससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। और ब्रिक का मतलब समझते हैं ना, ईंट। ठीक है, जो ईंटा आपका हम लोग ईंटा बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, इसका मतलब होता है। ठीक, तो लेटराइजेशन आपका लैटिन वर्ड से है, लेटराई से बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटराइजेशन होता क्या है, देखिए लेटराइजेशन समझिएगा। लेटराइजेशन जब हम बात कर रहे थे आपका, ये होता कहाँ पे, टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये होता है, टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, जहां पे बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे होता क्या है, जो मैं आपको एलिवेशन शुरू में बता के आया हूँ कि एलिवेशन में क्या होता है कि ए होराइजन जो होता है ना, ये मैंने आपको बताया कि जो ए होराइजन होता है, ये ए था, ये बी था। तो ए में क्या क्या था, ए में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सिलिका मौजूद रहता है। ठीक है, सिलिका रहता है, आयरन रहता है एंड एल्युमिनियम रहता है, ये मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन जब आपका क्या होता है, एलुविएशन होता है, तो एलुविएशन में क्या करते हैं, ठीक है, तो एलुविएशन जब प्रोसेस होता है तो वहां पे जो आयरन एल्युमिनियम है वो क्या करता है, नीचे चला जाता है। आयरन एल्युमिनियम आपका वो नीचे चला जाता है, यहाँ से ये आयरन एल्युमिनियम ये बी होराइजन में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वो कौन सा, एलुविएशन प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक, और नीचे एलुविएशन होता है, इलुविएशन ये होता है, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इस कंडीशन में, ये आपका नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, कि सॉल्ट्स जो है आपके मूव होकर चले जाते हैं, तो आमतौर पे आयरन एल्युमिनियम नीचे जाते हैं, सिलिका वहीं पे रह जाता है। लेकिन जब आपका टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है या टिपिकल ट्रॉपिकल कंडीशन होता है, जिसमें हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन की बात करेंगे, जब ऐसे कंडीशन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन एल्युमिनियम जहाँ पे उसको लीच आउट होकर नीचे जाना चाहिए, आयरन एल्युमिनियम न जाके आपका क्या चला जाता है, सिलिका चला जाता है। तो यहाँ पे आपका आयरन एल्युमिनियम रह जाता है और चला क्या जाता है, ये आपका
सिलिका चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा, ये नहीं इकट्ठा होगा, ये आपका, अब इसको मैं अलग ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है, ये ठीक है, इसको समझिएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे सिलिका था और आयरन और अल्युमिनियम है, ये जाना चाहिए लीच आउट होके आपका एलुविएशन के थ्रू, एलुविएशन प्रोसेस से आपका आयरन अल्युमिनियम ये लीच होके नीचे जाना चाहिए, और यहाँ पे आयरन और एल्यूमिनियम आपका इकट्ठा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है एलुविएशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, किसमें, एलुविएशन प्रोसेस के दौरान। लेकिन यहाँ पे जब टिपिकल और ट्रॉपिकल कंडीशन हो जाता है, टिपिकल ट्रॉपिकल कंडीशन जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, वहाँ पे हम बात करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड, वो भी कैसा है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका जो आयरन और सिलिका है, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन एंड एल्युमिनियम तो मौजूद रहता है, लेकिन ये जो सिलिका है ना, ये सिलिका आयरन अल्युमिनियम जहाँ पे लीच आउट होना चाहिए, सिलिका नीचे चला जाता है, सिलिका नीचे जाके यहाँ पे सिलिका इकट्ठा हो जाता है, और आयरन अल्युमिनियम क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। तो जब आयरन अल्युमिनियम, मैंने बताया कि जहाँ भी मौजूद होंगे वो सॉइल को डार्क कलर बनाएंगे, रेड कलर का बनाएंगे। तो जब सिलिका नीचे चला जाता है, ठीक, तो क्या होता है कि सिलिका नीचे जाएगा तो वहाँ पे कलर लाइट हो जाएगा, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये डार्क जो कलर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर ये सॉइल डार्क बनी हुई है। तो यहाँ पे अगर आपका क्ले कंटेंट मौजूद है, क्ले प्लस आयरन एंड अल्युमिनियम, ये सब आपस में मिल के क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, सॉइल को कॉम्पैक्ट बनाते हैं, और ये जो कॉम्पैक्ट होती है सॉइल, क्ले प्लस आयरन एंड एल्युमिनियम, ये सॉइल को कैसा बनाएंगे, कॉम्पैक्ट बना देते हैं। कॉम्पैक्ट बना देते हैं तो सॉइल कुछ इस प्रकार से हो जाती है, देख पा रहे हैं, ये सॉइल कुछ इस प्रकार से हो जाती है, थोड़ा ये इस तरीके के कॉम्पैक्टनेस आ जाता है सॉइल के अंदर, और वो सॉइल इस फॉर्म में टूट जाती है, ठीक है। और ये इतना हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, इस वजह से इसको हम लोग ईंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आयरन अल्युमिनियम मौजूद ही है। अगर अपर लेयर में आपका क्ले मौजूद है तो वो मिलके कॉम्पैक्ट ये सॉइल बना लेते हैं, और उसी को हम लोग लेटराइजेशन बोलते हैं। और ये आमतौर पे रेड कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और अल्युमिनियम मौजूद होता है। और नीचे जो सॉइल रहती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये होराइजन आपका यहाँ पे रेड कलर का है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे रेड कलर का हो जाएगा ए होराइजन, और नीचे जो आपका सॉइल हो जाएगा ये आपका लाइट कलर की हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सिलिका मौजूद है, और सिलिका सॉइल के अंदर कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है, इस वजह से। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका लेटराइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेटराइजेशन क्या होता है, लेटराइट, हाँ, यहाँ पे लेटराइट सॉइल का बनना ही लेटराइजेशन कहलाता है। तो ये जो आपका सॉइल बना है इसको लेटराइट बोलते हैं, और ये सॉइल के बनने का जो प्रोसेस वही लेटराइजेशन कहलाता है, ओके। चलिए, तो ये होता है कहाँ पे, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, तो टिपिकल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रोसेस की, जैसे कि आपका सेलिनाइजेशन। सेलिनाइजेशन क्या होता है, सेलिनाइजेशन आप देखे होंगे कि जहाँ पे साल्ट इकट्ठा हो जाते हैं ना सॉइल के अंदर, वो आपकी सेलिनाइजेशन कहलाती है। जैसे कि जब पानी देते हैं फील्ड में, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस प्रकार के आपको कंडीशन देखने को मिलती है। देख रहे हैं, ये वाइट साल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ये आपका वाइट साल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, जगह जगह आप देख रहे हैं, ये है पूरा, ये वाइट साल्ट ही क्या होता है, सेलिनाइजेशन होता है, साल्ट का इकट्ठा होना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा, ये है, ये बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, आपका साल्ट का इकट्ठा होना ही सेलिनाइजेशन कहलाता है। लेकिन ये होता क्यों है, देखिए, जब एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करेंगे, मोस्टली चीज़ें आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। कहाँ पे, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, ठीक है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको क्या होता है कि मानसून काल बहुत कम समय का होता है। मैंने अभी पहले ही बताया है कि मानसून काल कम होता है। तो मानसून जब कम होता है तो वो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो साल्ट्स नीचे चले जाते हैं, ठीक
ठीक है, बारिश के पानी के साथ। लेकिन जब मानसून काल खत्म होता है तो क्या होता है कि पानी नीचे से ऊपर आता है, क्योंकि ऊपर की लेयर क्या होती है, धीरे धीरे सूखने लगती है। तो जब पानी ऊपर आता है ना, तो जब अपने साथ वो साल्ट लेकर आएगा, साल्ट लाकर वो क्या करता है, ऊपर वाली लेयर पे इकट्ठा कर देता है। जैसे कि ये आपका लेयर हो गया, ठीक है, इधर से पहले ये आपका लेयर हो गया, ऊपर से बारिश हुआ तो पानी नीचे गया, ठीक है, इसमें साल्ट भी उसके साथ नीचे गए। लेकिन जब ये क्या होता है कि सूखा पड़ने लगता है, पानी की कमी होती है, तो फिर पानी ऊपर की तरफ भागता है। और जब पानी ऊपर की तरफ भागता है तो वो अपने साथ क्या करता है, कुछ साल्ट्स भी लेकर आता है। और वो साल्ट्स क्या होता है, ऊपर आके इकट्ठा हो जाते हैं और ये वाइट कलर की परत बना लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो वाइट कलर की परत है वो क्या है, ऊपर साल्ट आके इकट्ठा हो गए हैं। इसी सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं, सॉल्ट के जमने को सैलिनाइजेशन। और ये क्या है, सॉल्ट है। तो साल्ट्स का अपर सरफेस पे जमना, आपके सरफेस के ऊपर जमना, ही क्या कहलाता है, सैलिनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये साल्ट कैसे होते हैं, ये साल्ट होते हैं सोल्यूबल साल्ट होते हैं, सोल्यूबल साल्ट होते हैं। सोल्यूबल साल्ट यानी कि वो पानी में घुल जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे तो ये साल्ट क्या है, फिर वापस से घुल के मिट्टी के नीचे भी चले जाएंगे। तो ये सॉल्ट सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं सैलिनाइजेशन। यहाँ पे आप एक और पिक्चर देख पा रहे होंगे, एक और पिक्चर होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पपड़ी जमी हुई है, ये आपका कहलाता है सैलिनाइजेशन। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो मैंने बता दिया सैलिनाइजेशन हो गया और ये सॉल्ट इकट्ठा हो गए। तो ये सोल्यूबल साल्ट्स जो है आपका, सोल्यूबल साल्ट होते क्या हैं, तो देखिएगा, सोल्यूबल साल्ट और इनसोल्यूबल साल्ट क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सोल्यूबल साल्ट्स, ठीक है, हम बात करते हैं कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और सोडियम की। अगर ये कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, सल्फेट के साथ बना रहे हैं, या फिर कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और आपका ये सोडियम कार्बोनेट, ये तीन हो गया। लेकिन जो सोल्यूबल साल्ट होते हैं यहाँ पे, इन्हीं को मिला के सोल्यूबल साल्ट बनते हैं। किसको, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, सोल्यूबल साल्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं सोडियम के साथ कार्बोनेट नहीं बना है, ठीक है, बाकी सबके साथ मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट है, लेकिन सोडियम के साथ कार्बोनेट नहीं है, क्योंकि सोडियम जो कार्बोनेट बनाता है वो सोल्यूबल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सोल्यूबल साल्ट होते हैं और इनके वजह से जो सॉइल बनती है वो सॉइल हमेशा आपको कैसी मिलेगी, सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं लवणीय मृदा, लवणीय मृदा इसको हम बोलते हैं, ठीक, लवणीय मृदा। लेकिन ये जो कार्बोनेट है ये आपका सोडियम के साथ जो बनाएगा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सोडियम कार्बोनेट जो बनेगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका कैसी सॉइल बनेगा, ये तो पहला इनसोल्यूबल या नॉन सोल्यूबल कह सकते हैं, नॉन सोल्यूबल या इनसोल्यूबल कह सकते हैं, नॉन सोल्यूबल साल्ट है ये, ठीक है, यानी कि घुलेगा नहीं पानी में। और ये जो सोडियम कार्बोनेट से जो सॉइल बनेगी वो कैसी बनेगी, ये आपकी सलाइन अल्कलाइन बनती है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल बनती है, अल्कलाइन यानी कि लवणीय क्षारीय मृदा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये सलाइन अल्कलाइन नहीं है बल्कि अल्कली सॉइल बनती है। यहाँ पे जो सॉइल बनेगी वो कौन सी बनेगी, अल्कली सॉइल, ठीक है, अल्कली सॉइल बनती है किससे, सोडियम कार्बोनेट के जमने से। सोडियम कार्बोनेट अगर सॉइल में जम रहा है तो अल्कली सॉइल बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, सोडिक सॉइल, ठीक है, जिसको हम लोग अल्कली सॉइल या फिर इसको क्षारीय मृदा भी बोल सकते हैं, क्षारीय मृदा कह सकते हैं, आपकी ये होती है, ठीक है। तो ये आपका सोडिक सॉइल हो गया। ओके, तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट से जो मतलब नॉन सोल्यूबल साल्ट से जो सॉइल बनेगी वो आपकी अल्कली सॉइल होती है, और बाकी इससे जो बनती है वो आपकी सलाइन सॉइल होती है, ये लवणीय मृदा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो बनता है आपका, जो सॉल्ट बनता है, ये आपका वाटर में इनसोल्यूबल होता है, सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सोल्यूबल साल्ट जो जमते हैं
ये मैं आपको बता रहा था कि उससे जो होता है वो सैलिनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे सोल्यूबल साल्ट्स हैं, यानी पानी में घुले हुए हैं, तो जब आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, वो साल्ट्स फिर से नीचे चले जाएंगे, तो वो क्या होगा, डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि जो साल्ट्स हैं उनको रिमूव करना अपर लेयर से, वो डीसैलिनाइजेशन कहलाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो सैलिनाइजेशन हो गया, डीसैलिनाइजेशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन यानी जो अल्कली सॉइल जो बन रहा था वो आपका अल्कलाइजेशन होता है। तो मान के चलिए जो किसी कारण हम ये बात करते हैं कि ये जो आपकी अपर सॉइल की लेयर है, डिफरेंट लेयर है, किसी कारण क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट ना यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है। किसी भी कारण मान के चलिए, XYZ कोई भी कारण, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है जो आपका आके इकट्ठा हो गया। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, अब इसको तो रिमूव नहीं कर सकते, पानी की बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो नीचे चला जाए, क्योंकि ये क्या है आपका इनसोल्यूबल है। तो ये तो इकट्ठा हो गया, तो इसके लिए तो बड़ी विपत्ति हो गई कि अब इसको हटाएं कैसे। तो ये जो क्या होता है ना, सॉइल पे जाके एड्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, सॉइल पे एड्जॉर्ब हो जाता है। तो एड्जॉर्ब होने का मतलब क्या होता है समझते हैं, दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि सॉइल के अंदर हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता होगा ना, सॉइल के हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एड्जॉर्ब हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक चीज़ होता है जो कि सॉइल के सरफेस पे आके कोई चीज़ जुड़ जाती है तो उसको एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि सॉइल के अंदर कोई भी चीज़ या किसी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ उसके अंदर चली जा रही है तो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। और ये क्या कहलाएगा, अगर सरफेस पे कोई चीज़ जुड़ जा रहा है तो उसको एडजॉर्प्शन बोल देंगे। ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग है। मतलब कि मान के चलिए ये मेरा सरफेस है हाथ का, इस पर कोई चीज़ आके जुड़ गई, जैसे कि ये मेरे पास ये जो आपका पेन है, ये अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो ये आपका एडजॉर्प्शन हो गया। और ये अगर मान लीजिए मेरे हाथ में पूरा अंदर चला गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है सॉइल पे आके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इस वजह से ये रिमूव नहीं हो पाता पानी जब डालते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको सोल्यूबल फॉर्म में बनाएं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है इनसोल्यूबल फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर हम अब अप्लाई कर देते हैं जिप्सम का, ठीक है, अगर हम इस पर जिप्सम का ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप जिप्सम लगा यूज़ करते हैं, कैल्शियम सल्फेट यूज़ करते हैं, जिप्सम जो होता है, ठीक है, तो उसको आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे आपका सॉइल के ऊपर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ जाएगा, और इसके साथ आपका बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि ये जो सोडियम सल्फेट है ये क्या है, देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्या है, ये आपका सोल्यूबल है, हम देख पा रहे हैं सोल्यूबल साल्ट में सोडियम सल्फेट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब सोडियम सल्फेट बनेगा तो वो क्या होगा, वो जब पानी देंगे तो वो आपका नीचे चला जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ये आराम से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है अल्कलाइजेशन। ओके, अल्कलाइजेशन क्या कहलाता है, तो अल्कलाइजेशन तो मैंने बता दिया ना कि सोडियम कार्बोनेट का जमना, ये बेसिकली आपका क्या बना लेता है, सोडिक सॉइल बना लेता है, या सोलेंट जिसको बोलते हैं, सोलेंट्स, सोलेंट्स की स्पेलिंग क्या, हाँ यही होता है, सोलोनेट, ठीक है, ये बना लेता है जिसको सोलनाइजेशन बोलते हैं, या फिर सोडिक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको आपका अल्कलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और इसको रिमूव कर देंगे तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाता है, इसका रिमूव करना यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ये रिमूव करना क्या कहला जाता है, ये आपका डी अल्कलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो अभी मैंने बताया ना इसको रिमूव करने का तरीका, ये प्रोसेस है डी अल्कलाइजेशन, डी अल्कलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डी अल्कलाइजेशन कहिए, या तो इसको आपका सोलोडाइजेशन भी कह सकते हैं, क्या, सोलोडाइजेशन, सोलोडाइजेशन ये कहलाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना अपर सरफेस पे आपका वो क्या कहलाता है, अल्कलाइजेशन या सोलनाइजेशन कहलाता है। और सोडियम कार्बोनेट को रिमूव कर देना, उसके जो आपके एक्सचेंजेबल साइड्स हैं, ये जो साइड बेसिकली जहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या है, एक्सचेंजेबल साइट है। सॉइल के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक्सचेंजेबल और नॉन एक्सचेंजेबल। तो एक्सचेंजेबल साइड्स पे जो भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं वो आराम से एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो ये एक्सचेंज हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट का रिमूव करना ही, रिमूव होना ही क्या कहलाता है, डी अल्कलाइजेशन या फिर सोलोडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अभी मैंने प्रोसेस बताया, हालांकि अल्कलाइजेशन, सैलिनाइजेशन अपने आप में एक अलग से आपका कंसेप्ट है जो कि आपको
जब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल, वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने बस प्रोसेस बताया कि प्रोसेस होते क्या है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक दो प्रोसेस और होते हैं, जैसे कि हम बात करें आपके ये सोलोडाइजेशन, डी अल्कलाइजेशन मैंने बता ही दिया। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या है? ह्यूमस का बनना। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? कन्वर्ट होता है। हम बात करें, ये ऑर्गेनिक मैटर है आपका, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हुआ ह्यूमस में, डिकम्पोज होता है। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस में कन्वर्ट होता है, और ह्यूमस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? यही आपका प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन, बस यही होता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जो आपके सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कहे जाते हैं, और उनका मैंने आप कोशिश किया है कि पूरा जितनी आसान तरीके से समझा सकता है समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तमाम CUET से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।